मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेश जीपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कल अपन पढ़ रहे थे सार्थक अंक, क्लियर है वो। आज हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीख लिया और उसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, इसका नाम है अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। अब इनको आप ढंग से देखिएगा। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति का मतलब क्या है? जब किसी अभिक्रिया को अपन देखें तो बैलेंस अभिक्रिया देखनी है, तो सबसे पहले कोई भी अभिक्रिया जब लिखें आप तो आपको संतुलित अभिक्रिया लिखनी है। और संतुलित अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर समान तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया ब्यूटीन और ब्यूटीन का दहन कराया। दहन का मतलब ऑक्सीजन का क्रिया कराई। तो देखो यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 तो बनेगा CO2 और 8 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो जितने हाइड्रोजन उसका आधा बनेगा जल। क्लियर? अब ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे 8 और 4 12 हो गए। 12 का मतलब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जब एक संतुलित अभिक्रिया है, क्या है आपकी संतुलित अभिक्रिया है, तो संतुलित अभिक्रिया में जो ये क्रिया कारकों और उत्पादों के आगे जो संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ 6 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 1 होता है। क्लियर? यहाँ 4 लिखा हुआ है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो ये कहलाता है आपके, ये कहलाते हैं आपके रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं आपके। क्लियर? अब हमने कहा था ये भी गैस है, ये भी गैस मान ली मैंने, और ये गैस है, और मैंने यहाँ पर जो वाटर बन रहा है वो वेपर फेज में ले लिया, मतलब गैस अवस्था में ले लिया। क्लियर है? तो वाटर का देख लेना, वो गैस में दे रखा है, लिक्विड में दे रखा है, जो मैं दे रखा है उसमें मानना है आपको। तो रस समीकरण मिति का मतलब क्या होता है? रस समीकरण मिति का मतलब होता है क्रिया कारकों व उत्पादों के मध्य मात्रात्मक जो संबंध होता है कि भाई किसकी कितनी मात्रा से किसकी कितनी मात्रा बनेगी और इससे क्रिया करने के लिए कितनी मात्रा किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। तो मात्रात्मक संबंध जो होता है वो कहलाता है अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। क्या कहा मैंने? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों या उत्पादों के मध्य जो मात्रात्मक संबंध होता है उसे ही हम कहते हैं अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। उसे लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपन जो भी रिएक्शन है उसको संतुलित रूप में लिखेंगे। संतुलित का मतलब समान तत्व के परमाणु समान हो। जैसे कार्बन 4 है तो यहाँ 4 हो गए, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ 4 2 8 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है तो यहाँ 4 2 8 और 4 12 हो गए। क्लियर? तो ये है रस समीकरण मिति। अब यहाँ पे जब संतुलित समीकरण आपने लिखी तो इस संतुलित समीकरण में क्रिया कारक के आगे एक संख्या लिखी हुई है। क्लियर? और जिसके आगे कोई संख्या लिखी हुई नहीं है उसको बन मानते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं संख्याओं को रस समीकरण मिति गुणांक। अब ये समीकरण मुझे क्या क्या सूचना देती है वो देखिएगा। ये समीकरण मुझे बताती है कि मोल कितने हैं। तो देखो मोलों की संख्या जो है, मोलों की संख्या जो है वो कितनी है, इसके जो अंक लिख रहे हैं रस समीकरण मिति गुणांक उसके बराबर होगा। यहाँ 1 है तो ये 1 ही मोल है इसका, और इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? 6 मोल। क्लियर? और फिर यहाँ कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? बन रहा है 4 मोल, और यहाँ पर भी कितना बन रहा है? ये 4 मोल बनेगा। क्लियर? तो ये बन गया, जो लिख रहा है उतने ही मोल है। 1 लिख रहा है तो 1 मोल, 6 लिख रहा है तो 6 मोल, 4 लिख रहा है तो 4 मोल, इधर 4 है तो 4 मोल। अब हम बात करें द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान कितना यूज हो रहा है वो देखिएगा। तो द्रव्यमान कितना यूज हो रहा है, तो आप पहले इनका अनुभार लिख दें और उस अनुभार को उसके आगे की संख्या से गुना कर दें, कितना भार यूज हो रहा है। तो देखो एक कार्बन का 12 होता है, 4 का हो गया 48, 48 और 8 56, तो 56 गुना 1 होगा 56 ही रहेगा, ये हो गया 56 ग्राम। यहाँ ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन 32, तो यहाँ लिखेंगे आप 6 गुना 32 ग्राम, इतना भार यूज होगा। ये आपको लिखना है कि अनुभार तो आता है आपको ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन का अनुभार कैसे गुना करना है? उसके आगे लिखनी संख्या से। फिर यहाँ पे कितना भार आएगा? 4 गुना कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार 44, तो ये हो गया 4 गुना 44 ग्राम। यहाँ पर जल का अनुभार कितना होता है? 18, भाई 2 और 16 18, कितना होगा? 4 गुना 18 ग्राम। क्लियर? ये इनका भार आ गया।
क्लियर है। अब अपन बात करें आयतन, तो एनटीपी पर जो आयतन होगा, एनटीपी पर आयतन वो भी लीटर। तो आप जानते हैं एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो जितने मोल है उसको उतने से 22.4 से गुना कर दो। यहाँ 1 मोल है गैस है तो ये 22.4 हो जाएगा, 1 से गुना करने में यही आएगा। यहाँ 6 मोल है ये भी गैस है तो 6 गुना 22.4 लीटर हो गया। क्लियर। यहाँ 4 मोल है और ये भी गैस है तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 22.4 लीटर। और यहाँ पे ये 4 मोल है तो 4 गुना 22.4 लीटर। अब ये सूचना हमको रिएक्शन लिखते ही आ जानी चाहिए लिखना। तो जब रिएक्शन आएगी तो आप क्या लिखेंगे, रिएक्शन आएगी तो आप क्या लिखेंगे वो देखिएगा। जब रिएक्शन आएगी तो सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, संतुलित समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, संतुलित समीकरण लिखना है। क्लियर। संतुलित का मतलब दोनों तरफ समान परमाणु संख्या समान। क्लियर। उसके बाद इनके आगे में लिखी हुई संख्या है वो तो मोल है, तो मोलों संख्या लिखने के लिए जो इनके आगे संख्या लिखी हुई है वो इनके मोल है। क्लियर। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान क्या है, इनका अनुभार लिखते हैं और जो अनुभार आ रहा है उसको इनके आगे लिखी हुई संख्या से गुना कर दें। यहाँ 56 है अनुभार तो 1 से गुना किया 56 ग्राम हो गया। यहाँ अनुभार ऑक्सीजन का 32 होता है, 6 से गुना कर देंगे 6 गुना 32 हो गया। CO2 का अनुभार 44 होता है, 4 से गुना करेंगे 4 गुना 44 हो गया। यहाँ H2 का अनुभार 18 होता है और इसको 4 से गुना करेंगे 18 गुना 4 हो गया ग्राम। आयतन लिखना है तो आयतन आप जानते हैं कि एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, 22.4 लीटर। तो एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4, तो जितने मोल गैस है उसको 22.4 से गुना कर दो। यहाँ 1 मोल है तो 22.4 लिख दिया। यहाँ 6 मोल है 6 गुना 22.4 लिख दिया। यहाँ 4 मोल है 4 गुना 22.4 लिख दिया। यहाँ 4 मोल है तो 22.4 गुना 22.4 लिख दिया। तो हमें ये बताता है कि इस अभिक्रिया में 1 मोल ब्यूटीन 6 मोल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मोल जल के बनते हैं। अब मोल से मोल बन रहे तो हमने इसको कह दिया मोल मोल संबंध। क्या कह दिया, मोल मोल। भार की बात करें तो 56 ग्राम ब्यूटीन के दहन के लिए 6 गुना 32 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और जब इसका दहन कर देंगे पूरे का तो यहाँ 4 गुना 44 ग्राम CO2 बनेगा और 4 गुना 18 ग्राम जल बनेगा। क्लियर। और फिर अगर यहाँ पर लीटर की बात करें तो एनटीपी पर 22.4 लीटर ब्यूटीन के दहन के लिए 6 गुना 22.4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब दहन हो जाता है तो 4 गुना 22.4 लीटर तो CO2 बनता है और 4 गुना 22.4 लीटर H2O बनता है। क्लियर है। ये बनेगा दोनों से। तो समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको यही तो पूछेगा कि भाई इसके इतने मोल है तो बताओ कितना मोल बनेगा, कितने मोल की आवश्यकता होगी। तो मान लो ये तो समझ में आ गया संबंध किससे कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। अब हमें मान लो वो दे दे कि सर ब्यूटीन की जो ब्यूटीन है इस ब्यूटीन का मान लो कि 0.3 मोल है तो 0.3 मोल ब्यूटीन ले लिया। तो इस ब्यूटीन के 0.3 मोल के दहन के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन क्या कहा उसने, ब्यूटीन के 0.3 मोल ब्यूटीन के दहन के लिए कितने मोल O2 की आवश्यकता होगी। क्लियर है, कितने मोल O2 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखना है आपको क्या दे रखा है, ब्यूटीन दे रखा है और क्या पूछा है, ऑक्सीजन का मोल पूछा है। क्लियर है। तो आपको जो दे रखा है और जो पूछा है बस उनका अनुपात लिखना होता है। तो आप जनरली जो पूछा है उसको ऊपर ले लो अनुपात में और जो दे रखा है उसको नीचे ले लो। तो यहाँ पे O2 पूछा है तो मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे देखो O2 के मोलों की संख्या
O2 के मोलों की संख्या बट्टे ब्यूटीन के मोलों की संख्या, ये आपने लिख दिया। अब सूत्र क्या बनेगा, अब यहाँ पे मोल ले रखे ना भाई, तो यहाँ पे देखो जो समीकरण में आपने बनाई, समीकरण को देख के जो बनाया उसमें ऊपर O2 है, तो O2 के मोल कितने 6, तो सामने लिख दो 6, ठीक है। और C4H8 के मोल कितने 1, तो 1 लिख दिया। अब जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 0.3 मोल, वो आपको यहाँ यूज करना है भाई। ब्यूटीन के 0.3 मोल दे रखे ना भाई, तो यहाँ 0.3 रख दो, तो O2 के मोल क्या आएंगे, देखो आप O2 के मोलों की संख्या बट्टे ब्यूटीन के मोलों की संख्या कितनी दे रखी है आपको, 0.3 दे रखी है, तो यहाँ आ गया 0.3 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 6 है ही है, 0.3 को उधर ले जाएंगे, तो O2 के मोल कितने आएंगे, O2 के मोल आएंगे 1.8 मोल, आएगा नहीं आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जिसके मोल पूछे उसको ऊपर और जिसके मोल दिए गए वो नीचे। फिर यहाँ पर जो समीकरण में दे रखी संतुलित समीकरण, उसमें देखो मोल कितने हैं, जो जो पदार्थ है उनके मोल देख लें। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के 6 तो 6 लिख दिया, ब्यूटीन का 1 है तो 1 लिख दिया। अब मान लो कि वो तो ऑक्सीजन और CO2 के मोलों में संबंध पूछता क्या आपका, तो यहाँ पे क्या संबंध बनेगा, यहाँ पे आप देखिए आपसे पूछा O2 के मोल और आपको दे रखे हैं CO2 के मोल, और अब इन दोनों में सूत्र क्या बनेगा, तो इनका कोई स्पेशल सूत्र नहीं है, इनको देख के ही बनाना है आपको। इस समीकरण में देखो आपको O2 के मोल कितने लिखे हुए हैं 6, ये आपको आना चाहिए, ये मैंने सिखा दिया आपको लिखना कैसे लिखते हैं। तो 6 मोल है तो O2 के 6 मोल हो गए, और CO2 के मोल कितने हैं 4 मोल है, तो CO2 के मोल 4 हो गए, ये सूत्र हो गया। अब CO2 के मोल दे रखे हैं आपको, वो मान यहाँ रख दो भाई। आपसे कह दे कि भाई मुझे 0.2 मोल CO2 प्राप्त करना है, तो बताइए कितने मोल O2 की आवश्यकता होगी, 0.2 रख दो, क्या रख दो यहाँ पर 0.2 सूत्र, तो ये बनेगा 6/4, तो O2 के मोल बटे CO2 मोल बटे बराबर 6/4। आपको मान लो जल के मोल और CO2 के मोल में संबंध पूछे, CO2 के मोल में क्या संबंध है, तो जल के मोल कितने हैं 4 और CO2 के मोल कितने हैं 4, क्लियर। आपसे कोई पूछे कि सर C4H8 के मोल और जल के मोल में क्या संबंध है, तो क्या सूत्र बनेगा, C4H8 के मोल 1 और जल के मोल 4, तो ये सूत्र बन गया। जिसके मोल दे रखे क्वेश्चन में उनको यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये तो मोल से मोल निकाला अपन ने, जैसे कि तो कहते हैं मोल मोल संबंध, क्लियर है। अपन से कोई बाहर से बाहर पूछे भाई इसका भार दे रखा हो, इसका भार पूछे तो कैसे देंगे, तो पहले तो ये बताओ कि आपने जो ये समीकरण में भार लिखा है यहाँ पे, ये तो समझ में आ गया ना भाई, क्या करना है, जो पदार्थ है उसके अनुभार को उसके आगे लिखी संख्या से गुणा करना है, वो भार है आपका, उसके पीछे ग्राम लगा देना है, क्लियर। अरे क्लियर है ना, जो पदार्थ है उसके अनुभार को उसके आगे लिखी संख्या से गुना करना है और उसके आगे क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है। तो आप देखो जैसे आपने कहा C4H8 का भार दे रखा हो, आपसे कह दे कि सर 4 ग्राम C4H8, ये क्वेश्चन कैसे दिख रहा है, 4 ग्राम C4H8 के दहन के लिए कितने ग्राम O2 की आवश्यकता होगी, कहता उससे कितने ग्राम O2 की आवश्यकता होगी, ये पूछा है क्वेश्चन। तो क्या दे रखा है, C4H8 दे रखा है और क्या पूछा है O2, जो पूछा है उसको ऊपर लेना है, अपन ने मान लो ऊपर ही लिख दिया, कोई बात नहीं, O2 को नीचे ले आएंगे, O2 का भाग, आपको तो दोनों का अनुपात लेना है बस, जो पूछा और जो दिया उसका अनुपात है। अब जनरली जो पूछा उसको ऊपर लिख दो, आप नियम नहीं है, आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, C4H8 का भार, तो समीकरण के अनुसार C4H8 का भार कितना है 56, तो यहाँ सूत्र में आएगा 56 बट्टे नीचे लिखा ऑक्सीजन का भार तो कितना है
6 गुना 32। अब आपको दे रखा है 4 ग्राम C4H8, उसको यहाँ रख दो, रख दो यहाँ। तो देखो मैंने यहाँ रख दिया 4 ग्राम, तो नीचे हो गया O2 का भार बराबर 56/6 गुना 32, 14 चौकू 56 है ना। 2 से गया 7 बार, 2 से गया 3 बार, क्लियर। तो O2 का भार कितना आएगा, O2 का भार, इसको ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर और ये नीचे आएगा ना भाई। तो कितना हो गया 3 × 32, 3 × 32 हो गया 96/7। आप निकाल लो आंसर। 7 एकम 7, बचे कितने 2 हो गए 26, 7 के 21, बचे कितने 5 हो गए 50, 749 और बचा 1, 7 एकम 7 ग्राम, 13.71 ग्राम बनेगा। आवश्यक होगा CO2। तो भार का निकालने के लिए करना है, जिसका आपको भार दे रखा है और जिसका पूछा है उसका अनुपात लिखेंगे, और उस भार को आपको इस समीकरण से देखना है। समीकरण से कैसे देखना है, अनुभार लिखना है और अनुभार को उससे आगे जो लिखी हुई संख्या है जिससे अपन ने कहा समीकरण में थी गुना, उससे गुना करना है। आया कि नहीं आया। अब जैसे मैं यहाँ पर मान लो कि मुझे C4H8 का भार दे रखा हो, CO2 का भार पूछा हो, तो मैं यहाँ लिख दूं CO2 का भार अपॉन C4H8 का भार। इन दोनों का अनुपात ले लिया और अनुपात ले लिया तो CO2 का भार कितना ले रखा है 4 गुना 44, तो ये हो गया 4 गुना 44 बट्टे, क्लियर। C4H8 का भार कितना है 56। अब जिसका भी मान दे रखा उसको रखो इन दोनों में, क्वेश्चन में जो रखा वो यहाँ पे रखा हुआ आएगा, सूत्र ये बनेगा, क्लियर। तो ये आ गया आपके आंसर, मतलब फॉर्मूला। आपको मान लो यहाँ CO2 का भार और जल के भार में संबंध पूछा हो, H2O का भार, तो देखो यहाँ पे CO2 का भार कितना लिख रहा है, CO2 का भार लिख रहा है 4 गुना 44 ग्राम। कितना लिख रहा है 4 गुना 44 ग्राम। और जल का भार नीचे में जल का कितना लिख रहा है 4 गुना 18 ग्राम, क्लियर। तो ये भार से भार का संबंध है, तो ये कहलाता है भार भार संबंध। क्या कहलाता है, भार से भार निकाल रहे हैं ना भाई, एक का भार दे रखा है, एक का भार पूछा है, तो जिनका दे रखा जिनका पूछा उन दोनों का अनुपात निकालना है, तो कहलाएगा आपके भार भार संबंध। क्या कहलाएगा वो भार भार संबंध, क्लियर। अपन हम यहाँ देखें कि सर आयतन से आयतन पूछे तो आपको पूछ ले कि सर बताइए कि 2 लीटर NTP पर 2 लीटर ब्यूटीन है, तो इसके दहन के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इसके लीटर पूछे, इस लीटर दिए गए, तो जिसके पूछे उसका NTP पर आयतन लिख लो। तो NTP पर O2 का आयतन बट्टे NTP पर C4H8 का आयतन, ओके। और NTP पर O2 का आयतन है, तो O2 का आयतन कितना है NTP पर आयतन देखो आप, O2 का आयतन कितना है 6 गुना 22.4, तो ये लिख दिया मैंने 6 गुना 22.4 और बट्टे C4H8 का आयतन कितना है 22.4। ये आ गया। अब यहाँ पे जो दे रखा है आपको रख दो, आ जाएगा मान, आएगा नहीं आएगा। आपको जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया NTP पर CO2 का आयतन, ओके, और यहाँ पर दे दिया NTP पर O2 का आयतन। क्या संबंध है इन दोनों में, देखो N2 पर TP पर CO2 का आयतन कितना है 4 गुना 22.4 है, तो 4 गुना 22.4 है, और O2 का आयतन कितना है 6 गुना 22.4 है, तो हो गया 6 गुना 22.4। कोई कंफ्यूजन, यस या नो। तो ये आएगा, आयतन से आयतन निकाल रहे हैं तो उसे कहते हैं आयतन आयतन संबंध। क्या कहते हैं, आयतन आयतन। भार से भार निकाला तो भार भार संबंध, और मोल से मोल निकाला तो मोल मोल संबंध। आया कि नहीं आया। चलिए
अभी जरूरी थोड़ी है आयतन से आयतन निकाले, बाहर से बाहर निकाले और मोल से मोल निकाले। वो वहां पर आयतन से कुछ भी निकाल सकता है भाई, आयतन से बाहर निकाल सकता है, आयतन से मोल निकाल सकता है, बाहर से मोल निकाल सकता है, मोल से आयतन निकाल सकता है, कुछ भी निकाल सकता है। और कुछ भी निकाल सकता है तो आपको क्या करना है वो देखिएगा। आपको बस ये आना चाहिए कि समीकरण दे रखी है तो मैं इनको लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। तो पहले तो बताओ आप इनको लिख पाओगे, कोई प्रॉब्लम? अब देखो आप यहाँ पर कि कैसे लिखते हैं। मान लो इसका भार दे रखा, अगर इसके मोल पूछे C4H8 का भार दे रखा है और O2 के मोल पूछे हैं, कैसे लिखेंगे? तो हमें इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो जो पूछा है, क्या पूछा है आपको? O2 के मोलों की संख्या पूछी है, तो अपन ने ऊपर ले लिया O2 के मोलों की संख्या, नीचे इसका भार पूछा है तो C4H8 का भार आएगा। ओके, तो O2 के मोलों की संख्या कितनी है? मोल देखो, अगर मोल लिख रहा है तो सामने मोल लिखने हैं अपन को। मोल कितना है? 6। और यहाँ पर अगर भार लिख रहा है तो इसका भार लेना है। C4H8 का भार कितना है? 56। खत्म। अब अगर C4H8 का जो भार दे रखा है उसको रख दो, तो यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये ऊपर मोल था तो मोल बच जाएगा ना भाई। क्लियर है भाई? ग्राम से ग्राम तो कट गया ना, इसका मान रख दो, जो भी आएगा वो यूज हो लेगा। तो ऐसे निकालना है आपको, जैसे बोलते हैं मोल भार संबंध। भाई मोल है और भार, आपको मान लो यहाँ पे पूछा होता जल का भार, H2O का भार पूछा होता और O2 का NTP पर आयतन दिया होता। O2 का क्या दिया होता? NTP पर आयतन दिया होता लीटर में। क्लियर? तो आप क्या रिलेशन बनाते हैं इसमें? भार दे रखा है तो भार उठाओ, किसका? जल का है तो जल का कितना बेटा? 4 गुना 18। और नीचे O2 का एनटीपी पर आयतन दे रखा है तो O2 का एनटीपी पर आयतन 6 गुना 22.4। तो यहाँ ले लिया अपन ने 6 गुना 22.4। अब जो भी इनमें से दे रखा है उसका मान रख दो यहाँ पर और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और देखें अपन यहाँ, क्लियर है यहाँ से? अब मान लो इसी सवाल में देखो, आप कितने सवाल बना दिए आपने, कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना? अब मान लो आपको CO2 का तो आयतन दे रखा हो और जल का भार पूछा हो, तो आप क्या लिखेंगे? CO2 का NTP पर आयतन बट्टे जल का भार पूछा है तो भार, तो CO2 का ऊपर आयतन लेना है तो आयतन कितना है? 4 गुना 22.4। तो 4 गुना 22.4 और यहाँ पर H2O का भार दे रखा है तो भार कितना है? 4 गुना 18। क्लियर? अब आप जब भार है तो भार का 1 ग्राम लगा दो, ऊपर लीटर लगा दो, तो जो यूनिट आएगी वो अपने आप आ जाएगी। क्लियर? ये संबंध हो गया CO2 के आयतन में और जल के भार में। क्लियर? आपको कुछ भी दे दे, मान लो कि यहाँ पर O2 का भार दे रखा हो और CO2 के मोल दे रखे हो, क्या दे रखे हो? मोल। तो यहाँ पर देखो O2 का भार बट्टे CO2 के मोल, क्या सूत्र बना? O2 का भार कितना के बने? 6 गुना 32 ग्राम। CO2 के मोल कितने बन रहे हैं? 4। है ना? तो पहला तो ये समीकरण, ये संबंध बनाना आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछे अपन से, अब मैं इसको मिटा दूं, है ना? ये समीकरण जानता हूं बस मैं, और कुछ नहीं जानता, सपोज है, और वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है इस समीकरण में, है ना? तो ये जरूर थोड़ी पूरा लिखना है, अपन से जो पूछा है वही लिखना है, जो दे रखा है वो पूछ निकालना। आपसे क्वेश्चन कहते कि उपरोक्त अभिक्रिया के अनुसार, उपरोक्त अभिक्रिया के अनुसार 14 ग्राम C4H8 के दहन के लिए कितने मोल O2 की आवश्यकता होगी, कितने मोल O2 की आवश्यकता होगी वो पूछा है आपसे। क्लियर है? तो क्या दे रखा है आपको? ग्राम C4H8 का भार दे रखा है
और क्या पूछा है, मोल O2, मतलब कितने मोल O2 की आवश्यकता होगी। तो मैं पहले यहाँ पे लिख दूं O2 के मोलों की संख्या बट्टे किसका भाग देंगे अपन, C4H8 का भाग देंगे, ठीक है, C4H8 का भाग। अब यहाँ पे सामने सूत्र क्या आएगा, समीकरण देखो, मोलर संख्या है तो O2 के मोल कितने हैं 6 और C4H8 का भार कितना है, मैंने क्या कहा, भार निकालने के लिए अनुभार निकालो और उस अनुभार को उसके आगे लिखी संख्या से गुना कर दो। तो अनुभार करके 56 गुना 1 56 ही आएगा। इसमें यहाँ मोल लग रहा है और यहाँ ग्राम लग रहा है, क्लियर है भाई, ये मोल है तो मोल लगा दिया, ग्राम है तो ग्राम लगा दिया। अब आपको C4H8 का भार रखा है 14 ग्राम, यहाँ 14 वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, O2 के मोलों की संख्या बट्टे C4H8 का भार कितना दे रखा है आपको 14 ग्राम बराबर, सूत्र में क्या है, यहाँ पर 6 मोल है और यहाँ 56 ग्राम है। तो पहले तो ग्राम से ग्राम कट गया और 14 से 56 4 बार कट गया और 4 से 6 जो कटा वो 4 एक कम 4 बचे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, 1.5 मोल ही बचा ऊपर। तो O2 के मोल कितने आ गए 1.5 मोल, आए कि नहीं आए, ये तो पूरा कट गया ना भाई। तो O2 के मोलों की संख्या कितनी आई, O2 के मोलों की संख्या आई क्वेश्चन में 1.5 मोल, याद है लोग, क्लियर। अब जैसे आपको एक अलग से क्वेश्चन दे दिया, ये तो क्लियर है। अब इसको तो मिटा देंगे, तो बहुत देर से चल रहा है अपन के। अब एक अननोन क्वेश्चन लेते हैं अपन दूसरा, क्लियर है। और वो क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर जैसे मान लो आपको ये दे दिया, एक अभी क्या दे दी, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन क्रिया करते हैं, क्लियर, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन क्रिया कर NH3 बनाते हैं। अब ये अभिक्रिया आ रही है कि भाई नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है और ये बना रहे NH3, संतुलित अभिक्रिया आपको दे रखी है। यहाँ पे हो गया है 3, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, क्लियर। तो यहाँ आ गया 2, क्लियर, ये गैस, तो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपको कह दे कि सर आपके पास क्वेश्चन में दे दिया कि यदि इस अभिक्रिया में NTP पर 11.2 लीटर नाइट्रोजन ली जाए तो कितने ग्राम अमोनिया बनेगी, ये क्वेश्चन दे दिया, क्लियर है। तो आपको क्या दे रखा है, NTP पर नाइट्रोजन का आयतन दे रखा है और क्या पूछा है, अमोनिया का भार पूछा है, क्लियर है। तो आप पहले सूत्र बनाओ, भार पूछा है तो आपने यहाँ कह दिया NH3 का भार, अमोनिया NH3 हो गई, बट्टे नाइट्रोजन का आयतन है तो आप नाइट्रोजन का NTP पर आयतन ले लें, N2 का NTP पर आयतन, ओके बेटा। अब देखो यहाँ पर NH3 का भार, सूत्र पहले देखें, मैंने कह रहा भार लिखना है तो इसका अनुभार लिखें पहले और अनुभार को उसके आगे की संख्या से गुना करते हैं। अनुभार कितना, 14 और 3 17, 17 गुना 2, तो मैंने लिख दिया 2 गुना 17 ग्राम और नीचे है N2 का NTP पर आयतन, तो आयतन 22.4 और जितना उसके आगे मोल लिख रहा है उससे गुना कर दें, संख्या एक ही है। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 22.4 लीटर। अब आपको क्या दे रखा है, N2 का NTP पर आयतन दे रखा है 11.2 लीटर, क्लियर। तो यहाँ पर 11.2 लीटर रख दो। तो मैं यहाँ पर देखो NH3 का भाग बराबर क्या आएगा, 2 गुना 17 34 हो गया बट्टे 22.4 और यहाँ पर क्या रख दूं, NTP का आयतन 11.2,
ये लीटर, ये ग्राम। लीटर से लीटर कट गया, 11.2 से 22.4 2 बार कटा, और 2 से 34 17 बार कटा। तो यहाँ पर NH3 का भार कितना आ गया? NH3 का भार आ गया 17 ग्राम। बोलो पहले आई कि नहीं आएगा समीकरण की? कोई दिक्कत है क्या? अब जैसे आपसे कोई कह दे, एक और क्वेश्चन कह दे कि सर आपको क्या क्वेश्चन दिया, आपको दे दिया एक क्वेश्चन कि सर 8 मोल KClO3 के तापीय विघटन से कितने मोल ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ओके, अब आप देखिए, पहले तो आपको अभिक्रिया बनानी आनी चाहिए। तो KClO3 का तापीय विघटन कर रहे हैं, तो KClO3 को गर्म कर रहे हैं, गर्म कर दीजिए। विघटन मतलब तोड़ रहे हैं, तो टूटेगा KCl में और O2 में। इसको पहले संतुलित करें, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो इस 2 से जो इसको गुना कर दें तो ऑक्सीजन 6 हो गए, तो हो जाएंगे ऑक्सीजन 6। अब यहाँ K और Cl कितने 2-2 हैं, तो 2 से इसको गुना कर दिया। मोल इसके कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, और इसके कितने मोल हैं? 10वें यूनिट के अनुसार 3 मोल है। क्लियर? आपको क्या दे रखा है? KClO3 के मोलों की संख्या दे रखी है और O2 के मोलों की संख्या पूछी है। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा O2 के मोलों की संख्या बट्टे KClO3 के मोलों की संख्या। ओके, O2 के मोलों की संख्या कितनी है समीकरण के अनुसार? 3, और यहाँ कितनी है? 2। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? KClO3 के मोल दे रखे 8, तो यहाँ 8 मोल रख दो। ये तो मोल मोल ही है, तो ये मोल है, ये भी मोल है, और यहाँ 8 मोल रख दिया। तो O2 के मोलों की संख्या बट्टे KClO3 के मोल कितने? 8 बराबर 3 और 2, ये मोल है, ये मोल है, और ये भी मोल है। तो देखो मोल से तो मोल काट दिए, ये 2 से कट गया 4 बार, 4 को डलेगा 12 हो गया। तो O2 के मोलों की संख्या कितनी आएगी? O2 के मोलों की संख्या कितनी आएगी? 12 मोल। आया कि नहीं आया आंसर? ये है समीकरण। जो पूछा है वो ऊपर, जो दिया गया है वो नीचे। बना सकते हैं आप? चलिए, बहुत है। तो कल अपन करेंगे इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, तो हम इनको पढ़ के आइएगा। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू। जब ये नहीं आएगी तो अपन दूसरी चीज से सॉल्व करेंगे। मान लो आपको संतुलित करना नहीं आती समीकरण, या समीकरण लिखना ही नहीं आता, तो कोई बात नहीं, अपन समीकरण लिखना नहीं आता तो इन क्वेश्चन को बिना समीकरण के भी सॉल्व करना सीखेंगे। पहले तो अपन सीख ले समीकरण लिखना, आ जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। बिना समीकरण के लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्लियर? चलो, थैंक यू। देर का हो गया।